हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। मैं शिवम सारस्वत आज फिर से आपके सामने हूँ नया टॉपिक लेकर। फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था 1789 के पीरियड में फ्रांस में हुआ था। आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनली जानेंगे कि उस समय उस दरमियान फ्रांस में हुआ क्या था। तो इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। और अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी नॉलेज ले सकें, वो भी समझ सकें फ्रेंच रेवोल्यूशन को एग्जैक्टली हुआ क्या था उस समय। फ्रेंड्स, कोई भी नई चीज़ हो, कुछ भी चेंज लाना है सोसाइटी में तो उसके लिए लड़ना ज़रूर पड़ता है। आप कहीं भी देख लें, इंडिया में देख लें। इंडिया में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, हमने 200 साल तक दास्तां झेली थी अंग्रेज़ों की। उसके बाद हमें आज़ादी मिली। आज़ादी ऐसे मुफ्त में नहीं मिली। हर चीज़ हो, कुछ भी चीज़ हो, रेवोल्यूशन हो, कुछ भी हो, सबके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कुछ चेंज लाना है, पॉजिटिव चेंज लाना है सोसाइटी में, तो उसके लिए रेवोल्यूशन करना ही पड़ता है। और ऐसा ही एक पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में लाने के लिए किया गया था फ्रांस के पीपल्स द्वारा, फ्रांस के जो सिटीजन्स थे उनके द्वारा। फ्रेंच रेवोल्यूशन को हमें जानने के लिए जाना पड़ेगा 1774 में, और उसके बाद क्या होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। तो क्या होता है 774 में, बोरबन डायनेस्टी होती है। बोरबन एक डायनेस्टी होती है उधर की, फ्रांस की। वो डायनेस्टी का किंग बनता है लुइस 16। लुइस 16 1774 में वहाँ का किंग बनता है। वो जब वहाँ का राजा बनता है तब वो जान पाता है, उसे पता चलता है कि उसका खजाना तो खाली है। खजाना खाली है तो राजकाज कैसे चलेगा, बड़ी समस्या। पर जैसे तैसे काम चल रहा था, फिर उसने सोचा कि टैक्स बढ़ाया जाए प्रजा पर। अब भाई राजकाज के काम भी थे, फिर उसको शान शौकत भी थी, कई सारी चीज़ें थी जिसके लिए वो ये टैक्स बढ़ाना चाहता था। फिर दूसरी बात, इसमें उसकी वाइफ का इन्फ्लुएंस था। वाइफ थी उसकी मैरी एंटोनियो। वो मैरी एंटोनियो जो थी, वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। वो एकदम उसके कहे में चलता था। उसने वाइफ ने कह दी कि नहीं यहीं बैठ तो यहीं बैठेगा। एकदम अगर इंडिया की भाषा में बोलें तो वो एकदम जोरू का गुलाम था। तो हम जान पाए हैं उसके बारे में, वो किंग कैसा था। फिर उस समय एक जो फ्रांस था वो 3 एस्टेट्स में, 3 डिवीज़न हो रखे थे फ्रांस के। पहला एस्टेट जो था वो क्लर्जी था। दूसरा एस्टेट जो था वो नोबेलिटी थी। तीसरी एस्टेट जो थी वो कॉमन पीपल थे, जो नॉर्मल सोसाइटी के पीपल थे, जिनमें पीजेंट्स, फार्मर्स और लेबर्स वगैरह जो वो लोग आते थे। पहली जो एस्टेट थी क्लर्जी, उसकी 0.5% पॉपुलेशन थी। उसमें भी 2 पार्ट थे। क्लर्जी में, ये आपकी खैर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, मैंने एडिशनल सोर्सेज से कई सारी बुक्स पढ़ी हैं और कई सारे ऑनलाइन सोर्सेज से ये आपके लिए मैं रिफाइन करके आपको सोर्स दे रहा हूँ। वो 2 डिविजन्स में बटा हुआ था। एक तो था हायर, एक था लोअर। हायर कौन थे? जो नोबल लोग थे, जो प्राइस्ट बन जाते थे बाद में। प्राइस्ट मतलब पुजारी, बिशप वगैरह, वो हायर कहलाते थे। और जो और कैटेगरी से बनते थे, जो नॉर्मल बनते थे, उनको लोअर कहा जाता था। इनकी दोनों की मिलाकर कुल पॉपुलेशन थी 0.5%। और इनमें भी जो लोअर वाले थे वो ज़्यादा थे। अब दूसरे नंबर पे आइए। दूसरे नंबर पे थी नोबेलिटी। नोबेलिटी की पॉपुलेशन थी 1.5%। राजा के मंत्री, अर्दली सर, मतलब जो उसके मिनिस्ट्रियल वर्क में जो उसकी हेल्प करते थे, नोबल्स थे। और तीसरी एस्टेट थी कॉमन पीपल। बिजनेसमैन हुए फॉर एग्जांपल, और लॉयर्स हुए, और पीजेंट्स हुए, फार्मर्स हुए, लेबर्स हुए, ये सब आते थे थर्ड एस्टेट में। और थर्ड एस्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो 98% थी टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस में। और पर एक डिस्क्रिमिनेशन होता था उधर। डिस्क्रिमिनेशन ये था कि जो थर्ड एस्टेट के जो
पीपल थे, थर्ड एस्टेट के जो सिटीजन्स थे, उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। ज़्यादा क्या, उनको ही इकलौता करना पड़ता था। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट टैक्स पे नहीं करती थी। बेचारे थर्ड एस्टेट वाले पे करते, स्टेट को भी और चर्च को भी, दोनों तरफ से उनको जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और फिर उसके बाद फिर ये राजा और भी टैक्स बढ़ाने वाला, तो उनकी बुद्धि खराब हुई। तो वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि हम ही लोग टैक्स क्यों दें, वो भी लोग हैं, वो भी दे सकते हैं, हम अकेले क्यों दें, और दें तो स्टेट को दें, इन लोगों को क्यों दें, चर्च को क्यों दें, नोबेलिटी को अलग से क्यों दें। ये हमारा क्या है, हमारा कोई राइट नहीं है स्टेट में रह रहे हैं तो, मोनार्की है तो। जो थर्ड एस्टेट थी उसको अपनी कमाई का 10वां हिस्सा 10% देना पड़ता था चर्च को, और 5% देना पड़ता था स्टेट को, नोबल्स को। और डेली टू डेली लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स थे उनके थ्रू वो टैक्स देते थे। अब राजा ने टैक्स क्यों बढ़ाया, इसका ये भी एक रीज़न है। राजा का जो था ट्रेजर खाली हो चुका था, और उससे पहले उसके जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उन्होंने काफ़ी वर्क किया डिफरेंट नेशंस के साथ, और उनको काफ़ी वो कर्जे में चले गई स्टेट। लगभग 1 बिलियन लिब्रे, 1 अरब लिब्रे, लिब्रे है फ्रांस की करेंसी। और फिर उसके बाद क्या होता है, 1774-75 के आसपास, तभी जो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम चार्ल्स डी वर्गिनीज है, और वो जो है चाहते हैं अमेरिका की हेल्प करना। अमेरिका जो आज वाला अमेरिका नहीं, अभी अमेरिका जो है, अमेरिका यूएस नहीं बना है, अभी अमेरिका जो है ब्रिटेन द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, और वो 13 कॉलोनीज जो हैं वो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस चाहती हैं। इंडिपेंडेंस चाहती हैं, तो इंडिपेंडेंस के लिए हेल्प की फ्रांस ने, और वॉर वगैरह हुआ, और उन्होंने उसको मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली सब चीज़ से सपोर्ट किया, और फ्रांस से सैनिक भी गए उधर युद्ध लड़ने। और 1776 में फाइनली जो फ्रांस था उसके एफर्ट्स की वजह से, और कुछ वहाँ के पीपल की, 13 कॉलोनीज़ की पीपल की एफर्ट से, जो है ब्रिटेन की दास्ता से मुक्त हो जाती हैं 13 कॉलोनीज़, और वो बाद में अपना डिफरेंट एक सेपरेट नेशन बना लेती हैं। तीनों वो 13 जो रिपब्लिक्स थी वो साथ आ जाती हैं, और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लेती हैं। इतना हुआ। फिर उसके बाद ये वॉर जो हुआ था, इसमें फ्रांस ने अपना पे किया था, खर्चा हुआ था। 1 बिलियन लिब्रे और बढ़ गया, टोटल 2 मिलियन लिब्रे हो गया, 2 मिलियन से और ज़्यादा हो गया। फिर ऊपर से जो साहूकार थे उस समय के, जो लैंड क्या कहते हैं, मनी लेंडर थे, वो लोग स्टेट से और इन लोगों से हाई करने लगे इंटरेस्ट रेट। 10% का इंटरेस्ट रेट लेने लगे। आप समझते हैं 10% कितना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, राजा सोचता है कि इन सब चीज़ से कैसे बचा जाए, तो वो जाता है, किधर जाता है, अपनी बीवी के पास। महारानी बताओ क्या करें क्या नहीं करें। तो भैया बीवी का गुलाम तो था ही वो। बीवी ने बोल दिया, स्वामी ये करो। स्वामी ने कह दिया तथास्तु। तथास्तु कह दिया, तो अब तथास्तु कहने से भगवान तो था नहीं, काम हो जाए। फिर सोचा कि कैसे किया जाए। तो उस समय ऐसे नहीं था कि राजा अपनी तरफ से टैक्स बढ़ा दे। राजा को जो था, एक एस्टेट जनरल होती थी, एक पार्लियामेंट होता था, उसकी मीटिंग बुलानी पड़ती थी। उसमें फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट आती थी। उनके रिप्रेजेंटेटिव, एक एस्टेट का एक वोट होता था, मेजोरिटी के हिसाब से आउटकम निकलता था, क्या होगा क्या नहीं होगा। इतनी बात क्लियर। इंडिया में एक फेमस कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सेम फ्रांस में स्थिति हो रही कि एक समस्या तो थी नहीं, चारों ओर से समस्या आती जा रही। अब डिस्क्रिमिनेशन थर्ड एस्टेट के साथ टैक्स में तो था ही, बेचारे को बेगार्स भी करनी पड़ती थी, नोबल्स की और चर्च की, काफ़ी काम करना पड़ता था बेचारे लोगों को। तो इसलिए भी थोड़ा डिसमे था पीपल्स के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है 1789 से पहले की जो रूल था उसको ओल्ड रिजाइम बोला जाता है। ओल्ड रिजाइम क्यों बोला जाता है ये मैं बताऊंगा आपको अभी। आगे क्या होता है, थर्ड एस्टेट के पीपल वो इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। अब परेशान कर क्या सकते हैं, ये राजा था, कुछ नहीं, शांत रहे। फिर एक प्रॉब्लम और, उस टाइम पे फ्रांस में जो है पॉपुलेशन जो थी, एक डेटा के अकॉर्डिंग 1715 में थी 23 मिलियन, और 1789 में हो गए 28 मिलियन। लोग बढ़ गए,
रिसोर्सेज उतने ही थे, तो जो बचे कुचे रिसोर्स थे उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा। फॉर एग्जांपल, डिमांड ज़्यादा थी फूड ग्रेन्स की, खाने के लिए लोग ज़्यादा थे और प्रोड्यूस कम था। तो डिमांड, ये इकोनॉमिक्स वाले होंगे तो वो समझ रहे होंगे, डिमांड ज़्यादा होगी प्रोड्यूस कम था, तो नॉर्मल सी बात है कि जो पैसे हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पैसे बढ़े, फिर क्या, लोग लाइन में लगते ग्रेन्स के लिए, और जो बेकर्स थे, ब्रेड वाले जो बेकर्स थे उधर, वो होर्ड कर रहे, जमाखोरी करने में लग रहे। आप देखते हैं कि कुछ भी थोड़ी सी समस्या आ जाए ये लोग जमाखोरी करने पे लग जाते हैं। इंडिया में देख लीजिए, प्याज की कीमत लगी 50-60 पहुंची तो ये जमाखोरी करने लग जाते हैं, 100-120 पहुंचा देते हैं उसको। सेम अब कोविड-19 का टाइम चल रहा है, अभी आप लोगों ने देखा होगा 5 रुपये वाली गोल्ड और 50-50 रुपये में बिकी है। तो ये सारी चीज़ें कि ब्लैक में हो रहा है। 3-3 हज़ार के रेमडेसिविर के इंजेक्शन 20-20 हज़ार में बिक रहे हैं। तो ये जमाखोरी होने लग गई, चीज़ों की जमाखोरी होने लग गई तो और प्राइस बढ़ने लगे। कुछ तो बढ़ ही रहे थे नॉर्मल, कुछ और जमाखोरी की वजह से बढ़ने लगे। फिर क्या, इन लोगों ने क्या किया, वुमेन गई दुकान में प्लंडर कर लिया इनकी हालत ख़राब हो गई और ये भैया सामान लूट लिया इनका, इन्होंने जो होर्ड करके रखा हुआ था। फिर प्रॉब्लम यहाँ भी थी कि वो लोग लाए कहाँ से, वर्कर। एक नॉर्मल सी बात है, 98% थर्ड एस्टेट थी, वर्कर क्लास थी उसमें भी मोस्टली, और वर्कर क्लास थी उसमें से एक नॉर्मल सी, मैं आपको डिस्क्रिमिनेशन बताता हूँ, आप सोचिएगा कैसा रहा होगा उस समय का एनवायरनमेंट। 60% से ज़्यादा जो ज़मीन थी वो 2% वाले जो नोबेलिटी थी और क्लर्जी क्लास थी, 60% से ज़्यादा लैंड वही रखते थे। बताइए, 40% ज़मीन थी और 98% लोग थे, बताइए कैसे सर्वाइव करें। फिर सैलरी लोगों की, वर्कर क्लास थी, सैलरी बढ़ी नहीं, नॉर्मल सी बात है, 5 रुपये की चीज़ 50 रुपये की हो गई। सैलरी आपकी 100 रुपये रोज है, पहले आप 100 रुपये में से 5 रुपये बड़ी मुश्किल से निकाल पाते थे, अब 50 निकालने होंगे, प्रॉब्लम अराइज हुई। और इसी सभी की वजह से, इन्हीं सभी प्रोसेस की वजह से होर्डिंग हुई और डिमांड ज़्यादा थी, प्रोड्यूस कम था, सब्सिस्टेंस क्रिसिस हुई कुछ टाइम के लिए फूड ग्रेन्स की और वो सब, फिर कुछ नहीं, क्रिसिस हो गई। और ऐसा नहीं कि पीपल रिवोल्ट नहीं करते थे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करते थे, बट नॉर्मल सी क्लास है, कमाने खाने वाले ग्रुप ज़्यादा था, और उसमें से भी ये था कमाने खाने वाला प्रोटेस्ट करने बैठ जाएगा तो फिर कमाएगा खाएगा क्या, वर्क क्या करेगा, फिर लाएगा कहाँ से लाइवलीहुड के लिए। तो उसमें से थर्ड एस्टेट में से जो लोग अमीर थे, जो रिच थे, गरीब वाले ये सोचते थे यही लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, पर फिर अमीर वाले भी इतना नहीं कर पाए, फिर वो वहीं डल हो जाता था उनका रिवोल्ट। और इसके बाद क्या होता है कि फ्रांस में एक मिडिल क्लास इमर्ज होती है, मिडिल क्लास का राइज होता है। वो ओवरसीज ट्रेड और डिफरेंट चीज़ मैन्युफैक्चर करके अपना वेल्थ जनरेट करते हैं, पैसा कमाते हैं। हर जगह होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, तो भगवान किसी न किसी तरीके से रास्ता भेजता है लोगों के लिए। इंडिया में देखिए, इंडिया में अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए हमें मार्गदर्शन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिले, महात्मा गांधी मिले, नेहरू मिले, और रानी लक्ष्मीबाई, और जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी मिले, और जिनकी वजह से हम इंडिपेंडेंट हैं। और उसी टाइम पे ऐसे ही फिलोसफर मिले थे, सेम फ्रांस में जॉन लॉक थे, जीन जैक रूसो थे, और मॉन्टेस्क्यू थे। जॉन लॉक जो थे वो, उनकी एक बुक थी टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। उनके अकॉर्डिंग क्या हिसाब था कि किंग जो अपना ऑर्डर चलाते हैं कि हमारा डिवाइन ओरिजिन है, ये गलत है। डिवाइन ओरिजिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और पीपल को रिफ्यूज़ करना चाहिए मोनार्क के एब्सोल्यूट राइट को, कि वो ही सब करता धरता है, वो ही सब करने वाला है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग थी, जो रूसो थे, जैन जीक रूसो, वो उनकी थ्योरी थी सोशल कॉन्ट्रास्ट की। सोशल कॉन्ट्रास्ट क्या था कि सोसाइटी में सभी लोग इक्वल रहे, सभी इक्वल हैं, किसी को बर्थ बेस्ड प्रिविलेज या स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, अनलेस वो उसके काबिल ना हो। काबिल क्या, उस समय कुछ काबिलियत थी नहीं, आप नोबल हैं, क्लर्जी हैं, तो आपको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, जो कि गलत था, और इसका जो है खंडन किया है जैन जीक रूसो ने। मोंटेस्क्यू आए, मोंटेस्क्यू ने कहा कि डिवीजन होना चाहिए पावर का,
किसमें? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों के बीच इक्वल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और डिवीजन होना चाहिए। और एक चीज़ जो है आपको जाननी चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये आइडियोलॉजी ली है और इन फिलोसफर से सीखा है, इनका इन्फ्लुएंस रहा है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पर। और भाई यूएस ले रहा है तो नॉर्मल सी बात है, फ्रांस की जनता भी लेगी। फ्रांस की जनता भी इन फिलोसफर से सीख लेती। और क्या होता कि जैसे हमारे यहाँ चाय के खोखे होते हैं, उधर कॉफ़ी शॉप्स होती थी, सैलून्स होते थे, बार्बर की शॉप होती थी, वहाँ लोग जाते थे, बैठते थे, दो चार लोग पढ़े होते थे, जैसे 20 लोग हैं, 20 में से 2 1 लोग 3 लोग पढ़े लिखे होते थे, वो इन फिलोसफर्स की बात को सोसाइटी तक पहुँचाते थे तेज तेज पढ़ कर। मान लीजिए 20 लोग बैठे हैं एक साथ, 2 3 लोग तेज तेज पढ़कर बता दिया कि ये इनका ये है। और इन्हीं फिलोसफर के कारण ये था कि थर्ड एस्टेट को थोड़ा समझ में आया कि हमारी वैल्यू क्या है और हमारे साथ ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें इसके लिए फाइट करना चाहिए। और इन्हीं फिलोसफर्स की जगाई हुई जोत के कारण हुआ कि इनकी दिखाई गई लाइट के कारण ही ऐसा हुआ कि उनके अंदर एंगर आया, डिस्मे आया स्टेट के लिए, और वो रिवोल्ट करने के लिए तैयार हो गए। अब क्या होता है, होता ये है कि मैंने आपको बताया था कोई लुईस 16 भगवान तो था नहीं कि मन कर दिया कि तथास्तु कह दिया, काम हो गया खत्म, ऐसा नहीं था। तो लुईस 16 कोई हर चीज़ का एक नियम कायदा होता है। अगर नॉर्मल कोई रूल बनाए तो एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो सेम प्रोसीजर फॉलो होना था फ्रांस में। राजा ने बोला कि भैया तीनों एस्टेट जो हैं वो आए, मिलें, मीटिंग करें। एस्टेट जनरल होता था। एस्टेट जनरल एक नॉर्मल आप कहें तो इंडियन पार्लियामेंट मान सकते हैं। इंडियन पार्लियामेंट हुआ, 3 एस्टेट्स आई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एमपीज हुए इंडिया के कंटेक्स्ट में आप माने तो। एमपीज एमएलएज आए और पार्लियामेंट एस्टेट जनरल हो गई। एक था बड़ा डिस्क्रिमिनेशन थर्ड एस्टेट के साथ, वहाँ भी होता था कि फर्स्ट एस्टेट इधर साइड बैठती थी, सेकंड एस्टेट उनके सामने बैठती थी। 300 लोग होते थे फर्स्ट एंड सेकंड के, 600 लोग होते थे थर्ड एस्टेट के। बेचारे लोगों को पीछे खड़ा कर दिया जाता, ना कोई इज्जत ना कुछ सम्मान, बेचारे ऐसे ही जानवरों की तरह उनके साथ बिहेव होता था। फिर क्या हुआ कि वोटिंग होनी थी टैक्स बढ़ाने के लिए। वोटिंग कैसे होती थी? एक एस्टेट का एक वोट, यानी भाई नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको प्रिविलेज मिल रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट क्या होंगे? आपको कुछ फायदा हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट थोड़े ना होंगे। सेम था फ्रांस में। नोबेलिटी भाई क्यों अगेंस्ट आएगी, क्लर्जी क्लास क्यों अगेंस्ट आएगी? तो एक एक वोट उनके टैक्स के फेवर में हो गया, क्योंकि उनको तो देना नहीं था, देना था थर्ड एस्टेट को। ठीक ऐसा ही हुआ। और जो फर्स्ट एस्टेट थी उसने इस चीज़ को मना कर दिया कि नहीं, हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं, हम चाहते हैं कि एक मेंबर का एक वोट हो। फिर क्या हुआ? मना कर दिया। और इसमें भी एक चीज़ थी कि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो भी रिच लोग या इंटेलेक्चुअल लोग ही जाते थे। पीजेंट्स हुए, फार्मर्स हुए, पुअर लेबर हुए, और वुमेन्स उनकी तो एंट्री थी नहीं, उनको तो भैया घुसने ही नहीं देते। बात चलो चलो ये हिसाब होता था। और ये बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, सब डिस्क्रिमिनेशन एक साथ हो रहे थे। तो भाई आदमी कब तक सहेगा? फिर रिवॉल्ट होना लाजमी सी बात है। होता क्या है, थर्ड एस्टेट की बात नहीं मानी जाती है, थर्ड एस्टेट वॉकआउट करता है, जैसे आजकल इंडियन पार्टीज कर देती हैं, बात नहीं मानी जाती। कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया या बीजेपी ने कर दिया। मेजोरिटी वाले नहीं करते, माइनॉरिटी वाले करते हैं। तो वॉकआउट हो गया। वो चले गए भैया कुछ दिन बाद टेनिस क्लब में। टेनिस क्लब था एक वहाँ पर। वहाँ 20 जून को उन्होंने 1989 में ओथ ली कि भैया हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और इससे निजात पाएंगे, और अपनी ओथ ले लेते हैं और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। भैया नेशनल असेंबली अपना काम कर रही थी, जुलाई का महीना आता है, सर्दियाँ थी, उधर उधर सर्दियाँ जल्दी हो जाती हैं। सर्दियाँ हुई, ग्रेन्स के भैया बिल्कुल स्थिति खराब, ग्रेन्स नहीं हुए, सर्दी ज़्यादा हो गई, सर्दी ज़्यादा हो गई, ग्रेन नहीं हुआ, उनका हार्वेस्ट नहीं हुआ, फिर वही प्रॉब्लम पहले वाली। ये जो रिवॉल्ट हुआ था, इसको ऐसा नहीं कि थर्ड एस्टेट के लोग ही लड़ रहे थे, कुछ लोग थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे। एक थे मीराब्यू, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। और एक थे अब्बेसियस। अब्बेसियस जो थे वो बर्थ बेस्ड वो थे, प्राइस थे, क्लर्जी क्लास के थे। और उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था, व्हाट इज़ थर्ड एस्टेट, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहा था उनका वो। और एक थे मीराब्यू। मीराब्यू जो थे वो नोबल थे और वो काफ़ी मतलब एक रिवॉल्यूशनरी
पर्सन थे और वो अगेंस्ट थे किसके, फ्यूडल प्रिविलेजेस के। उन्होंने काफ़ी थर्ड एस्टेट के बीच अपनी स्पीचेस दी और वो किया, काफ़ी पॉपुलर हो गए। मैंने जैसा आपको ही बताया था कि हार्वेस्ट बुरा हुआ और सर्दी की वजह से सब खराब हो गया, प्राइस बढ़े, फिर से जमाखोरी वाला हिसाब आ गया, जमाखोरी होड़ होने लगी चीज़ें, लोगों ने प्लंडर करना स्टार्ट कर दिया। वो फिर तभी क्या होता है, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं मैनर, जैसे हर जगह लॉर्ड होता है, तहसील सिस्टम होता है, उसी समय मैनर का सिस्टम हुआ था, चितौक्स होता था, अटैक कर देते हैं। क्योंकि एक र्यूमर उड़ रही थी कंट्री साइड में कि जो लॉर्ड है, जो मैनर का मालिक है, ओनर है, वो लोगों को हायर कर रहा है, लोगों को इनकी फसल को, जो राइप फसल थोड़ी बहुत बची है उसको ख़राब करने के लिए। और सेम जुलाई में र्यूमर उड़ रही थी पेरिस में कि राजा ने आदेश दे दिया आर्मी को पीपल पर फायर करे। फायर किया कुछ नहीं, र्यूमर थी। लोगों ने पीपल मिलिटिया बनाया, मतलब पीपल खुद से एकत्रित हो गए और मिलिटिया, अलग एक मिलिट्री बनाई, पीपल मिलिट्री, राजा के अगेंस्ट। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसेज जो थी उनको डिस्ट्रॉय करना, प्लंडर करना स्टार्ट कर दिया। किस लिए कि आर्म आए, हम राजा की सेना से लड़ सकें। बेस्टाइल नाम का एक प्रिजन था, वो डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ का जो कमांडेंट था, जो वहाँ उस जगह इंचार्ज था, वो मारा गया। सारा कुछ हो रहा था ये साथ के साथ, राजा चुप, कुछ नहीं, क्योंकि पीपल एक तरफ थे, जनता के दबाव में राजा चुप था। फिर क्या होता है, एक रोचक बात है, आपको जाननी चाहिए। बेस्टाइल का जो डिस्ट्रॉयमेंट था, जो डिस्ट्रॉय किया था जनता ने, उसका सिंबॉलिक मीनिंग था राजा की जो पावर थी, जो डेस्पोटिक पावर थी, जो उसकी बिना लगाम की बेलगाम जो पावर थी, उसको तोड़ने के लिए उसके अगेंस्ट बेस्टाइल को तोड़ा गया। और बेस्टाइल का जो है टूटने के बाद एक एक पत्थर मार्केट में खुल्लम खुल्ला बेचा गया कि ये लो और अपनी जीत की निशानी अपने अपने घर रखो। इसके बाद दबाव बढ़ता है राजा पर, राजा फिर मान जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अपना लें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में राजा काम करेगा, राजा मान लेता है नेशनल असेंबली की बात। कॉन्स्टिट्यूशन की बात राजा मानने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन 1991 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है, बन जाता है। जमीन वापस ले ली चर्च से, नोबल से, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन भाई इक्वालिटी मतलब था उस समय। फिर क्या, कुछ नहीं, 2 मिलियन लिबरे की लगभग ज़मीन एक्वायर कर ली। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन 1991 में आ जाता है और उसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें नेचुरल राइट्स को डिफाइन किया गया था, ये नेचुरल राइट है और ये जो है हर पीपल को, हर सिटीजन को एंश्राइन किए जाएँ। वो क्या थे, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सब नेचुरल राइट इनको किया गया था। और ये जो बनी थी, ये पीपल चूज करते थे, ये जो नेशनल असेंबली बनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये लोगों के इलेक्टेड पीपल थे। इलेक्टेड पीपल कैसे थे भाई, वोट वही लोग दे पाते थे जो एक्टिव थे। एक्टिव मतलब जो 3 दिन की लेबर के बराबर टैक्स पे करते थे स्टेट को। इसमें भी मैन थे, केवल आदमी, औरत नहीं कर सकती थी, एक्टिव सिटीजन नहीं थी। जो पीजेंट थे, गरीब लोग थे, लेबर थे, वो पैसिव सिटीजन कहलाते थे। एक्टिव सिटीजन चुनते थे अपने इलेक्टर्स को, अपने कैंडिडेट को। वो कैंडिडेट, उनका रोल था फॉर्मेशन और क्रिएशन ऑफ, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। एक रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था जीन पाल मार्टा। मार्टा जो थे, वही उनका ये मानना था कि हम क्या कर रहे हैं, ये अभी रिच पीपल ही कर रहे हैं, गरीबों को बिल्कुल वो नहीं मिल रहा है इसमें अधिकार। तो फिर क्या, फिर से यही सिस्टम होगा, फिर से ये सेम मोनार्की वाला सिस्टम किसी न किसी फॉर्म में होगा। उनको जब तक राइट नहीं मिलेगा खड़े होने का, अपना चीज़ चुनने का, तो तब तक कैसे सही होगा।